यदि आप शेयर मार्केट में किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको उस कंपनी के बारे में क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। क्या ऐसी कोई वेबसाइट है जो इस चीज़ में आपको काफ़ी अच्छे से मदद कर सकती है, तो ये आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों, मेरी स्क्रीन पे आते हैं। तो ये मैं आपको ये वेबसाइट दिखा रहा हूँ। ये वेबसाइट है स्कैनएक्स धन का वेबसाइट है और आप इसमें अपना अकाउंट खोल सकते हैं। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। मेरा ऑलरेडी धन में अकाउंट है तो मैं यहाँ पे सीधा मैं लॉगिन कर लेता हूँ। और इसमें लॉगिन करने के लिए हमको जो है वो धन की ऐप से, आपको पता होगा किस तरीके से हम धन की ऐप में लॉगिन करते हैं। तो इस तरीके से मैंने अब इसमें लॉगिन कर लिया है और ये हमारा आ गया है होम पेज। यहाँ पे आपको थोड़े से इंडेक्सेस दिखाई दे रहे होंगे और ये जो है ये इंडिविजुअल आपको कुछ शेयर्स दिखाई दे रहे होंगे। आप किसी भी शेयर पे क्लिक करके उसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो हम एग्जाम्पल के लिए कोई भी एक कंपनी ले लेते हैं। मान लीजिए जैसे यहाँ पे इन्फोसिस ही लिखा है, तो कोई दूसरी कंपनी आपको सर्च करनी है तो आप यहाँ पे जैसे ये इन्फोसिस जैसे आप लिख के सर्च कर सकते हैं। तो ये आपको उस कंपनी के बारे में सारे फाइनेंशियल डिटेल्स आपको प्रोवाइड करता है, उसकी पूरी बैलेंस शीट, उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसका कैश फ्लो। लेकिन हर आदमी को ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो बेसिक चीज़ें आपको क्या देखनी चाहिए वो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो है ये आपके सामने इन्फोसिस है। ये इसका लाइव प्राइस अभी मार्केट में क्या चल रहा है, ये कितना ऊपर नीचे है, ये आपको बिल्कुल एकदम लाइव मिल रहा है आपके सामने। देखिए बिल्कुल अभी का भी अपडेट हो रहा है, क्योंकि ये धन से आ रहा है तो धन के लाइव प्राइस यहाँ पे जो है वो आ जाते हैं, बिल्कुल डिले नहीं होता है। सबसे पहली चीज जो ये वाला जो सेक्शन है, इसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे पहली चीज है कि क्या ये बहुत छोटी कंपनी है, मिड साइज कंपनी है या बड़ी कंपनी है। अब इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आप अगर इसके पीयर्स मतलब जो दूसरी कंपनी है, इसके पीयर कौन कौन हो गए। इन्फोसिस का पीयर हो गया जैसे कि टीसीएस, जैसे कि विप्रो, जैसे कि टेक महिंद्रा। उनके साथ आपको जो है वो उनका मार्केट कैप आपको कंपेयर करना चाहिए, पीई आपको कंपेयर करना चाहिए, और वो उसका रेवेन्यू में कितना ग्रोथ है और प्रॉफिट में कितना ग्रोथ है, ये आपको आपस में कंपेयर करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। तो अभी हम इसमें क्या करते हैं, इसके जो है आप ये पीयर कंपैरिजन करके आप देखेंगे, यहाँ पे सेक्शन है, इस पे मैं क्लिक करता हूं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है। इसमें आप देखिए तो आप देखेंगे कि सबसे बड़ी जो है ये आईटी में सबसे बड़ी जो मार्केट कैप की कंपनी है वो है टीसीएस, जो कि 15 लाख करोड़ की कंपनी है। और इन्फोसिस उससे छोटी है, जो कि लगभग मोटा मोटा 8 लाख करोड़ की कंपनी है। उससे नीचे 4.5 लाख करोड़ की एचसीएल है, 3 लाख करोड़ की विप्रो है, 1.5 लाख करोड़ की एलटीआई माइंट्री है, 1.5 लाख करोड़ की टेक महिंद्रा। तो इससे आपको कंपनी के साइज का पता लगता है। कंपनी जितनी बड़ी होगी उतनी स्टेबल होती है नॉर्मली, ठीक है। और कंपनी अगर बहुत छोटी है तो वो उसमें थोड़ी सी रिस्क जो है वो वॉलेटिलिटी की रिस्क थोड़ी ज़्यादा होती है। तो पहली बात आपको ये कैपिटलाइजेशन देखना है। फिर दूसरा होता है पीई रेशो। पहले हम समझते हैं कि पीई रेशो होता क्या है। जो भी कंपनी का प्राइस है, यानी शेयर का जो प्राइस है, उस प्राइस पे, यानी आपने अगर एक शेयर खरीदा तो आपको जो है वो एक साल में आपको कितना रुपए कंपनी बना रही है। तो अभी जैसे मैं यहाँ दोबारा ओवरव्यू में आऊं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक ईपीएस है, ठीक है। यानी अगर आपने आज अगर ये 1869 या 1870 का अगर ये शेयर खरीदा तो उस पर एक साल में ये कंपनी कितना पैसा बनाएगी, वो है लगभग 64 रुपए 20 पैसे, मोटा मोटा, ठीक है। तो एक शेयर पे कंपनी ने इतना पैसा, इतना प्रॉफिट बनाया, अर्निंग मतलब प्रॉफिट बनाया। और इन दोनों का जो रेशो है, यानी प्राइस का डिवाइड बाय अर्निंग का रेशो जो है, उसको बोलते हैं पीई रेशो। तो पी रेशो अगर ज्यादा होता है तो ये माना जाता है कि शेयर महंगा है, पी रेशो कम होता है तो ये माना जाता है कि शेयर सस्ता है। लेकिन ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती है, ध्यान रखें। इसलिए हमेशा इनको पीयर से कंपेयर करना चाहिए। और उसमें भी इंपॉर्टेंट है कि ग्रोथ, आगे एक्सपेक्टेड ग्रोथ फ्यूचर की कितनी है। अगर कोई छोटी कंपनी और बहुत तेजी से ग्रो हो रही है तो लोग ज़्यादा पीई में भी खरीदने को तैयार हो जाते हैं। और कोई कंपनी है जिसकी ग्रोथ रुक सी गई है, उसको लोग ज़्यादा जो है पीई पे भी खरीदने को तैयार नहीं होते। तो ये पीई कंपैरिजन भी हम यहाँ पे पीयर कंपैरिजन में जाते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि टीसीएस जो है वो इस समय सबसे महंगी कंपनी है। इन्फोसिस भी बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है, एचसीएल उससे थोड़ा पीछे है महंगाई में, विप्रो उससे पीछे महंगाई में। अब और अगर आप मिड कैप साइड चले जाएं तो देखिए परसिस्टेंट सबसे महंगी कंपनी। अब ये क्यों महंगी है, क्योंकि इसकी जो ग्रोथ है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आप देखिए, ये रेवेन्यू की ग्रोथ देखिए,
ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू की ग्रोथ जो है सबसे ज़्यादा है। देखो किसी ने यहाँ पे नेगेटिव नंबर दिया है ईयर ग्रोथ में, किसी का 7%, 8%, 5%, 7%, यानी साल दर साल पिछले साल से इस साल में रेवेन्यू यानी टोटल कंपनी ने कितना पैसा कमाया वो पिछले साल से कितना परसेंट ज़्यादा है, तो इसकी वजह से लोग उसको ज़्यादा वैल्यूएशन देने को तैयार है। ये तो हो गया जो है पीई और रेवेन्यू। इसी तरह से अगर आप पिछले साल से इस साल का प्रॉफिट कंपेयर करें, तो प्रॉफिट में भी देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, इसलिए ये जो है वो ज़्यादा वैल्यूएशन मिला है। यहाँ पे भी आप देखें टीसीएस का ग्रोथ जो है प्रॉफिट में वो इन्फोसिस की ग्रोथ से ज़्यादा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग उसको ज़्यादा वैल्यूएशन देने को भी तैयार है। तो ये जो है ये कंपैरेटिव स्टडी होती है पीई एंड उनका जो है रेवेन्यू ग्रोथ। एक और जो आपको जो नंबर देखना होता है वो होता है आरओई, मतलब नॉर्मल जो है वो रिटर्न ऑन इक्विटी। आपको मतलब इक्विटी जो है वो इक्विटी क्या होता है, टोटल कंपनी के जितने एसेट्स हैं उसमें से हम उसकी सारा जो लायबिलिटीज हैं वो निकाल दें तो उसको बोलते हैं इक्विटी। तो मैं यहाँ आपको ये बैलेंस शीट में मैं दिखाता हूँ, देखिए ये नीचे बैलेंस शीट में लेके जाऊंगा तो मैं ये टोटल एसेट्स को बंद कर लेता हूँ और ये सारा, तो टोटल एसेट्स जो होते हैं कंपनी के उसमें से अगर आप टोटल लायबिलिटीज में, टोटल एसेट्स का मतलब है तो कंपनी के पास जो कुछ भी है, बैंक में पैसा हो, जो उन्होंने ऑफिस बनाए हैं, जो उनकी सॉफ्टवेयर बने हैं, वो सब मिला के जो है वो कितने का है। और कंपनी की लायबिलिटीज मतलब जो कंपनी को भी पे करना है, जैसे कंपनी ने कुछ लोन लिया हो, कंपनी को एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसा देना है, तो ये लायबिलिटी, और उसका जो डिफरेंस होता है वो होता है इक्विटी। इस इक्विटी पे आपको कितना परसेंट रिटर्न मिल रहा है वो एक तरह से हमारी अर्निंग मानी जाती है। तो आरओई जिस कंपनी का ज़्यादा होता है वो कंपनी जो है वो ज़्यादा स्पीड से मतलब ग्रो हो रही है, ज़्यादा अच्छे रिटर्न हमको दे रही है ईयर ओवर ईयर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इक्विटी जो है वो साल दर साल बढ़नी चाहिए। तो आप देखेंगे 62, 71, यहाँ पे ये एक साल ड्रॉप है, फिर उसके बाद फिर थोड़ा ड्रॉप है, लेकिन एकदम ये बड़ा जंप है। तो ये थोड़ा सा स्लैक पीरियड था 2 साल, और अब एकदम जो है वो पिकअप आया है इन्फोसिस के इसमें, ठीक है। तो दिस इज द नेक्स्ट थिंग विच यू नीड टू सी, विच इज आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। तो इक्विटी मैंने बता दिया, ठीक है। अब इसके नीचे आप आएंगे तो ये इसका चार्ट है, आप चाहें तो 1 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का ये चार्ट देखें। अब इसको यूज कैसे कर सकते हैं इस चार्ट को, जैसे आपने देखा कि भाई हाँ ग्रोथ टीसीएस की थोड़ी ज़्यादा है, इन्फोसिस की उससे थोड़ी कम है, या और भी दूसरी कंपनियों की ग्रोथ, अब ग्रोथ के हिसाब से क्या प्राइस में इंक्रीमेंट आया है, तो ये आप जो है इन सबको आप आपस में कंपेयर करके देख सकते हैं कि मान लीजिए पिछले 5 साल में किसमें कितना ग्रोथ है, 1 साल में कितना ग्रोथ है, 6 मंथ में कितना ग्रोथ है, और ये नंबर आपके यहाँ पे ये साइड में भी आपको जो है वो दिखाई दे जाते हैं जितना भी आपको देखना हो। तो इसके बेसिस पे भी आप देख सकते हैं कि क्या रेवेन्यू में जितना ग्रोथ आया है शेयर के प्राइस में उतना मूवमेंट आया है, नहीं आया है, तो शायद हो सकता है ये अच्छी अपॉर्चुनिटी हो। तो इस तरह का एनालिसिस भी आप जो है वो इस पर कर सकते हैं। या दूसरा है कि आप इसको इंडेक्स से, मान लीजिए आप निफ्टी 20 वगैरह में आप पैसा डालते हैं तो आप उससे कंपेयर करना चाहें कि इंडेक्स के कंपैरिजन में इसने कैसा काम किया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 महीने में पहला ये इंडेक्स के कंपैरिजन में काफ़ी नीचे चला गया था, लेकिन अभी रिकवर करके ऑलमोस्ट इंडेक्स के पास आ गया है। 1 साल के इसमें कंपेयर करेंगे तो इंडेक्स से बेटर रिटर्न दिए हैं। 5 साल के इसमें कंपेयर करेंगे तो कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन ओवरऑल इंडेक्स से थोड़ा बेटर ही रिटर्न दिए हैं। तो ये कंपनी जो है वो इंडेक्स के कंपैरिजन में कैसा कर रही है ओवर अलग अलग पीरियड, ये भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। फिर ये ग्रोथ रेट वगैरह जो है वो आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर कितनी ग्रोथ हो रही है, ईयर ऑन ईयर कितनी ग्रोथ है, 3 साल में क्या एवरेज ग्रोथ निकल के आ रही है और 5 साल में क्या एवरेज ग्रोथ निकल के आ रही है, ये नंबर भी जो है आपके सामने यहाँ पे जो है दिखाई देता है कि इनकम में कितनी ग्रोथ है, रेवेन्यू में, जो कि मैंने अभी आपको समझाया, और ये आरओई और आरओसी के नंबर्स, ठीक है। अब इसके बाद है फाइनेंशियल रिजल्ट्स। यहाँ पे आपको क्या देखना होता है, तो ये सारे डिटेल्स आप इन सबको आप चाहें तो बंद कर लें। यहाँ पे सिर्फ आपको 2 चीज़ों पे नज़र रखनी है कि क्या रेवेन्यू ग्रो हो रहा है ईयर ओवर ईयर, आप इसे चाहें तो क्वार्टर ओवर क्वार्टर देख सकते हैं, या ईयर ओवर ईयर। अगर आप बहुत लंबे समय के लिए इन्वेस्टर हैं तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप ईयर ओवर ईयर देखें, और कुछ महीनों या 1 आध साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप क्वार्टर ओवर क्वार्टर भी देख सकते हैं। तो लंबे समय के लिए ईयर ओवर ईयर आपको पहला देखना है, ये मैं फिर से बंद कर देता हूँ। रेवेन्यू में देखिए आपको ग्रोथ मिल रही है कि नहीं मिल रही है, तो 75, 81, 88, 107, 127, 136 कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। जबकि आपने देखा पिछले 1 डेढ़ साल में शेयर के प्राइस ने बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिया,
लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि यहाँ पे परफॉर्मेंस जो है रेवेन्यू में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। ऐसे ही हम नेट प्रॉफिट अगर हम देखें 14, 15, 18, 21, 23, 27, तो कंसिस्टेंटली कंपनी जो है वो आपको प्रॉफिट में भी अच्छी ग्रोथ दे रही है, और अच्छी ग्रोथ की वजह से आपको जो अर्निंग पर शेयर है, जिसे हम ईपीएस बोलते हैं, वो भी आपका 33, 36, 42, 50, 55, 65 यानी बढ़ता जा रहा है। तो कंपनी ग्रोथ पाथ पे है, कंसिस्टेंट ग्रोथ पाथ पे है, ये आपको फाइनेंशियल रिजल्ट से पता लगता है। ठीक है, बैलेंस शीट मैंने आपको बता ही दिया। कैश फ्लो से आपको क्या पता लगता है? कैश फ्लो एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो कि प्रॉफिट लॉस की बात नहीं करता, वो सिर्फ ये बोलता है कि कंपनी में पैसा कहां से आया। हो सकता है कंपनी ने कुछ सॉफ्टवेयर बेचे, उससे पैसा आया, हो सकता है कंपनी ने कुछ लोन लिया, उससे पैसा आया। तो कंपनी में पैसा कहां से आया और कंपनी ने कहां पैसा यूज किया। तो मान लीजिए उसने एम्प्लॉयज की सैलरी दी, यानी ऑपरेशन में यूज हुआ, या मान लीजिए उन्होंने कोई और नई कंपनी को एक्वायर किया तो कहीं जो है फाइनेंशियल एक्टिविटी में यूज हुआ। तो कहां से आया और कहां यूज हुआ, और क्या जितना आया उतना यूज हो गया सारा या कम यूज हुआ, यानी कैश फ्लो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो सबसे पहले, क्या कंपनी कैश फ्लो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो ये नेगेटिव वाले जो नंबर होते हैं ये अच्छे नहीं होते हैं। तो आप देखेंगे कि कुछ साल में जो है वो नेगेटिव है, और उसका रीजनिंग कई बार होता है कि कंपनी किसी कंपनी को एक्वायर करती है या कहीं एकदम बड़ा इन्वेस्टमेंट करती है, तो वो आपको देखना है कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। जैसे हम इस साल को मान लो, एक कोई भी साल पकड़ लेते हैं, तो इस साल में ये बोल रहा है कि फाइनेंशियल एक्टिविटी में उन्होंने इतना पैसा जो है वो लगाया है, यानी कोई चीज जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पैसा उन्होंने दिया है। अब ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या हो सकती है? हो सकता है कंपनी ने बोनस शेयर दिए हैं, हो सकता है कंपनी ने डिविडेंड दिया है। तो ये सारी फाइनेंशियल एक्टिविटी है, तो उसमें इतना पैसा लगा है। उसके लिए पैसा आया कहाँ से? तो मेजर जो पैसा उनका आया वो आया है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, यानी कि जो कंपनी ने कमाई की है, जो कंपनी ने सॉफ्टवेयर बेचा है, जो कंपनी ने सर्विसेज दी हैं, वो ऑपरेशंस कहलाता है। तो ऑपरेशंस से जो पैसा आया है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि इनका सारा पैसा जो है वो आप देखेंगे तो ऑपरेशन से आ रहा है, और वो खर्च क्या कर रहे हैं? फाइनेंशियल एक्टिविटीज में ही सबसे ज्यादा खर्च हो रहा है। यानी इफेक्टिवली ये कंपनी अच्छे डिविडेंड दे रही है, या बोनस दे रही है, या बायबैक कर रही है, जो भी, मतलब तो पैसा आ रहा है यहां से, ये अच्छी चीज है। और थोड़ा बहुत ये कहीं भी इन्वेस्टमेंट कहीं कर रहे हैं, कहीं से निकाल रहे हैं, तो ये कोई ज्यादा बड़ा फील्ड नहीं है, लेकिन ये दोनों फील्ड जो है वो आपको बता रहे हैं। तो इसमें क्या पता लग रहा है कि हाँ, कंपनी के ऑपरेशंस अच्छे हैं और कैश जनरेटिंग है, कैश रिच कंपनी है। तो ये आपको जो है वो ये हमेशा कैश फ्लो से ये पता करना चाहिए। फिर आता है आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न। इसमें आपको 3 चीज़ों पर नज़र रखनी होती है। एक, प्रमोटर की होल्डिंग, क्या एफआईआईज बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, डीआईआईज क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रमोटर की होल्डिंग सार जो है वो कितनी है। तो यहाँ 15 थी, यहाँ पे भी 15 ही है, मोटा, यहाँ थोड़ा थोड़ा सा कम होके और रिड्यूस हुई है। मतलब कुछ प्रमोटर हैं पिछले कुछ सालों में जिन्होंने थोड़ा थोड़ा करके सेल किया है। एफआईआईज की होल्डिंग 35% से गिर के लगभग 33% आ गई है। डीआईज की होल्डिंग 34% से लगभग जो है 37.5-38% आ गई। मतलब डीआईज ने ओवर द ईयर अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, और रिटेल के पास पहले 15.5% हुआ करता था, जो अब करते करते भी अभी 15% के आसपास अभी भी रिटेल के पास है। ये सारे जो टेबल्स आपको दिखते हैं, इसमें ये नीचे शो परसेंटेज वाला बटन है, अगर आप इस पर क्लिक करें तो आपको ये सारे नंबर्स जो हैं वो आपको परसेंटेज में भी कहाँ ग्रोथ है, कहाँ रिडक्शन है, वो सब भी आपको दिख जाता है। तो ये आप जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में ये देख के आप समझ सकते हैं। नॉर्मली एफआईआईज और डीआईज जहाँ अपनी होल्डिंग को पकड़ के बैठे हैं, वो इस होप में है कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। और स्पेसिफिकली अगर एफआईआईज और डीआईआईज पैसा डाल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उन्होंने इस कंपनी में काफ़ी अच्छे से रिसर्च किया हुआ है। वो लोग शायद हमसे बेटर रिसर्च भी कर सकते हैं, तो उनका इन्वेस्टमेंट है, तो हमको थोड़ा सा होप अच्छी लगती है कि शायद कंपनी अच्छा करे। पीयर कंपैरिजन मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा नीचे ये कॉर्पोरेट एक्शंस है कि कंपनी ने कब बोनस दिया है, कब डिविडेंड दिया है, कब क्या कर रही है कंपनी, ये सारी चीज़ें आपको जो है वो यहाँ पे दिखाई दे जाती है। और उसके नीचे कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं जो आपको बताते हैं कि इस समय इस कंपनी पर लोगों का शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में किस तरह का बायस है, क्या न्यूट्रल बायस है, पॉजिटिव बायस है या नेगेटिव बायस है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको हमेशा एक कंपनी के बारे में स्टडी करनी चाहिए कि कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ कैसी है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ कैसी है, क्या कंपनी कंसिस्टेंट कैश
रिच है, मतलब कैश फ्लो पॉजिटिव है या नहीं, ये कंपनी के बारे में। फिर उसका पीयर कंपैरिजन कि भाई वो अपने जो पीयर्स हैं यानी जो उनके साथ की कंपनियां, जैसे इन्फोसिस के साथ में टीसीएस हो गई, विप्रो हो गई, एचसीएल टेक हो गई, उनके कंपैरिजन में ये कैसी कर रही है, तो ये बाय करें या वो बाय करें, इनका कंपैरिजन। और फिर उसके बेसिस पे आप अपना इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं कि आपको कोई भी कंपनी खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। वैसे मैं आपको बहुत क्लियर डिस्क्लेमर दे दूं कि यहाँ मेरा इन्फोसिस से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ कोई आपकी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एक एग्जाम्पल लेके मैंने आपको समझाया कि आप किस तरह से आप अपना फंडामेंटल एनालिसिस किसी भी कंपनी के ऊपर कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो एक थम्स अप दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।